क्या लगता है आपको जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन दिया है उसके तहत माओवादियों का खात्मा हो पाएगा? हमेशा एक चीज मैं कहती हूँ कि उनको सहानुभूति की जरूरत जनजातीय क्षेत्र में नहीं है। वर्तमान में बीजेपी है, इससे पहले कांग्रेस थी। किस सरकार में को लगा कि माओवादियों के खिलाफ अब हम निर्णायक लड़ाई पे आ गए हैं। When there is not only exchange of fire, while the people, the government and the localites, they are also having the exchange of dare. कई पीड़ितों से भी आपने बात की है, क्या रहा है उनका अनुभव? निर्भर ये करता है कि साइबर टैक्टिक्स का डायमेंशन क्या है, which dimension they are using. Either they are using strategy to hold that conflict or they are using the cyber tactics कि अब हम नई रणनीति को तैयार कि करें। 2012 में किस तरीके से आईएएस अधिकारी पॉल नक्सलियों ने बंदी, किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, तो क्यों प्रश्न आता था और क्या उत्तर देना है ये भी मन में विचार आता था। तो एक ही बात सामने आती थी, जिस तरीके से अभी पूरी कार्रवाई हो रही है नक्सलियों कि एक खूनी संघर्ष रुकेगा, लोगों के हाथ से हथियार जाएंगे, पर ड्यूरिंग दैट पीरियड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय जगत विजन के इस खास शो में। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नक्सल एक्सपर्ट डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। मैम, आपने नक्सल क्षेत्रों में बहुत कार्य किए हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल एक ही रहेगा कि आज जिस तरीके से एक पत्र आया नक्सलियों की तरफ से कि संघर्ष विराम को लेकर के उन्होंने अपील की, कैसे देखते हैं आप इसे? जिस तरीके से अभी पूरी कार्रवाई हो रही है नक्सलियों के ऊपर, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, आज से ठीक 1 वर्ष पहले भी इसी प्रकार की संवाद की स्थिति अपने जो केंद्रीय जो राज्य के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने एक बात रखी थी कि आप आइए और हम बातचीत करते हैं और कोई समाधान निकलेगा करके। उस समय भी एक पत्र की बात आई थी जिसमें कुछ सशर्त ऐसा पत्र का उल्लेख हुआ। आज वो स्थिति है जब केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य के लगातार दौरे पे होते हैं। केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार होती है। हालांकि ये बहुत तूल देने वाली बात नहीं है, परंतु केंद्रीय गृह मंत्री का लगातार एक कटिबद्धता के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का प्रवास होता है। वो आते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वो घोषणा कर देते हैं कि एक निश्चित तिथि, जो पहले कभी नहीं हुआ ना इतिहास में, एक निश्चित तिथि बता देते हैं कि इस तिथि, ये तिथि मुकर्रर है किस चीज़ के लिए? नक्सलवाद के खात्मे के लिए। तो अब नक्सलवादी पहले आरंभ में ये सोच रहे थे, जब आरंभ का क्षण था, कि नहीं ऐसी कुछ विशेष स्थिति नहीं होनी है, काउंटर होगा, एनकाउंटर होगा, जैसे शुरू से गुरिल्ला टैक्टिक्स वो लोग यूज करते हैं, वो चलता रहेगा। अब बारी आखिरी की आ गई है। अब मैं अस्तित्व की भी लड़ाई नहीं कहूंगी, अब हम निर्णायक लड़ाई पे आ गए हैं। When there is not only exchange of fire, while the people, the government and the localites, they are also having the exchange of dare, नॉट ओनली एक्सचेंज ऑफ फायर। तो इस स्थिति में अब माओवादियों को समझ आ गया कि जैसे एक टीवी चलती रहती है और हम पॉश बटन दबाते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉश दबाते हैं और जल्दी जल्दी से जाके चीज़ों को व्यवस्थित करके आते हैं, मध्यांतर जैसा पड़ाव लेते हैं। तो माओवादी चाह रहे हैं कि अब वो आखिरी मुहाने पे आ गए हैं इस निर्णायक लड़ाई में। अब जब वो हाँफ चुके हैं तो वो एक पॉश चाह रहे हैं ताकि वो किसी नई रणनीति को सोच सकें। ये भी हो सकता है और ये भी चीज़ बहुत सही है कि अब इस निर्णायक अंतिम पड़ाव में उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। नई भर्ती पिछले कुछ वर्षों में एकदम घट चुकी है, नहीं हुई है। तो इस स्थिति में अब नक्सलवाद अपने घुटने टेक चुका है। मैम, एक केस हमें बहुत अच्छे से याद है कि 2012 में किस तरीके से आईएएस अधिकारी एलेक्स मेनन पॉल को भी नक्सलियों ने बंदी बनाया था। उसके बाद फिर यही एक आई थी, प्रक्रिया हुई थी कि वो पत्र जारी हुआ, उसके बाद वो शांति व्यवहार के लिए अपील भी करे। उसके बाद फिर पूरा किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया। तो आज क्या ये जो पत्र जारी हुआ, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि उनके तरफ से कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा हो? देखिए, हम एक ऐसे संघर्ष के दौर में हैं जहाँ पे अब फिर से एक बार मतलब पुनरावृत्त करना चाहूँगी, हम इस संघर्ष के निर्णायक मुकाम पे आ चुके हैं।
तो इस समय पे निश्चित ही माओवादियों के द्वारा साइबर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा भरपूर मात्रा में। अब निर्भर ये करता है कि साइबर टैक्टिक्स का डायमेंशन क्या है, विच डायमेंशन दे आर यूजिंग। Either they are using strategy to hold that conflict or they are using the cyber tactics कि अब हम नई रणनीति को तैयार कर लें। दोनों में से एक बात सामने आएगी, परंतु पिछले कई वर्षों का, कई देशों का आप उदाहरण लेके देखेंगे तो एक बात सामने आएगी। इसके बाद कई ऐसे लोग भी उभरते हैं जो कहते हैं कि एक खूनी संघर्ष रुकेगा, लोगों के हाथ से हथियार जाएंगे, पर ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस जो पीरियड है उसमें वो अपनी इंटरनल पाइपलाइन को मजबूत करने का काम करते हैं। इस बात को हमको निगोशिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि और चैतन्यता के साथ चारों दिशाओं में, हर एंगल पे इनके मतलब पॉलिट ब्यूरो से लेके मिलिट्री विंग से लेके सारी चीज़ों पे, और वो जो ऑफिसर्स रखेंगे नज़र इस बात पे, तो इन सब पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपने कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी कार्य किया है, कई पीड़ितों से भी आपने बात की है, क्या रहा है उनका अनुभव, कैसे देखते हैं? देखिए, 1-2 वर्षों की बात नहीं है, 2009 से मैं लगातार क्षेत्रों में जा रही हूँ। ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कभी एक समय होता था और लोग मुझसे शहर में आने के बाद पूछते थे, वर्णिका जी बताइए कब नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। मैं भी कुछ नहीं बता पाती थी। आज गृह मंत्री आते हैं और बताते हैं कि इस तारीख को नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। क्यों, प्रश्न आता था, और क्या उत्तर देना है ये भी मन में विचार आता था। तो एक ही बात सामने आती थी कि कब नक्सलवाद का खात्मा होगा, तो जब वो क्षेत्र भय मुक्त हो जाएगा, जब वो क्षेत्र नक्सल मुक्त हो जाएगा। और कब वो क्षेत्र आगे बढ़ेगा, जब वो क्षेत्र विकास युक्त हो जाएगा। तो मैं 2012 की भी बात करूं, वहाँ पे एक मोबाइल देखने में नहीं आता था। एक नोकिया का मोबाइल रहता था जो भी कुछ ही लोगों के पास होता था। आज ये मोबाइल जगह जगह पहुँच गई। हम शुरू से कहते थे, अब कई जगहों पे मैंने कहा, सड़क संपर्क और संचार, सड़क सुरक्षा और संचार, 3 का जब वहाँ प्रवेश होगा, ब्लैक बोर्ड और ब्लैक रोड, 2 ब्लैक डॉट वहाँ पे होंगे, तो हम वाकई उस क्षेत्र को भयमुक्त कर पाने में सक्षम हो जाएंगे और विकास करेंगे। आज इस सरकार ने गन और मन दोनों बेल्ट पे एक साथ काम किया है। मन ऐसा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेके जो नीति बनी है वो बहुत कुशाग्रता से तय की गई हैं, बहुत अच्छे से तय की गई हैं, और इसको ह्यूमन सेंसिटाइजेशन को ध्यान में रख के किया गया है। पहले ऐसा होता था कि हम गन छोड़ के आ रहे हैं और फिर से सुरक्षा सेवाओं में ही जाएंगे, तो वो थोड़े से साइकोलॉजिकल उस समय सोच में आते थे। आज सुरक्षा के आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए जो नीति है कि वो अपने इच्छा क्षेत्र की जगहों पर रह सकते हैं, इच्छा के कौशल उन्नयन के क्षेत्र चुन सकते हैं, उनको उनके लिए लोन मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छा इम्पैक्ट दे रही हैं। अब रही आम जनता की बात, तो जो आम जनता है अब वहां पे मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी जगह जगह पहुंच रही है। एक ऐसा क्षेत्र है उसूड़ का, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां पे सामान्य आवागमन की गाड़ियां नहीं जाती थी। मिंगाचल का वो क्षेत्र जहां से साइकिल को सिर में रख के लोग रोड पार करके निकलते थे, मेरी आंखों देखी और प्रत्यक्ष अनुभव की हुई चीजें हैं। आज वहां पे पहली बार बसें चल रही हैं, सड़क पहुंच रही है, सड़क जा रही है तो टेक्नोलॉजी जा रही है। अब वहां का युवा ये कहने लगा है, जिनसे मेरी बात होती है, हमारा विकास या हम क्यों पीछे हैं, हम मैदानी क्षेत्र के लोगों के जैसे क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में ऐसी कौन सी दीमक व्यवस्था है जिसके कारण हम हैं, यदि ये हमारे विकास के लिए लड़ते हैं तो हमारे क्षेत्र में ऐसा कौन सा विकास कर दिया है। ये बातें अब वहाँ के युवाओं को भली भांति समझ आ रही हैं और वो भी हमारी ओर 4 कदम बढ़ा रहे हैं। मैम, आपने कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया है, काफ़ी वक्त से आप सक्रिय भी हैं उन क्षेत्रों में। कोई दिलचस्प कहानी, कुछ रोचक कहानी? कई ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन हमेशा एक चीज़ मैं कहती हूँ कि उनको सहानुभूति की ज़रूरत जनजातीय क्षेत्र में नहीं है, केवल संवेदनात्मक तौर पे समझने की ज़रूरत है। उनके पास अपार समृद्धता है, प्रचुर आत्मविश्वास है। एक बच्चा जिसको दिव्यांग बच्चा जिसका एक पैर नहीं था, और वो वहाँ से करीब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पैदल चल के छात्रावास से अपने घर जाता था। हमारे साथ गए कुछ लोगों ने कहा, अरे ऐसा लग रहा है कि आप कैसे चल पाएंगे, सरकार आप लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा कुछ बोलने वाले लोग भी थे। उन्होंने कहा, नहीं,
मैं बिल्कुल छात्रावास से अपने घर जा सकता हूँ और बहुत खुशी खुशी जा सकता हूँ। हाँ, लेकिन इस ट्रेड को यदि केवल सरकार ये जान जाए कि मेरे इस ट्रेड का उपयोग ओलंपिक में किया जा सकता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब आगे इन फ्यूचर भी किसी बरगलाने वाली माओवादी ताकतों की वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। अब वहाँ का युवा समझ गया है कि कौन हमको सहानुभूति दे रहा है और कौन हमारी संवेदनाओं से खेल रहा है। मैम, क्या लगता है आपको क्यों हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ती है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी संस्कृति वैसे कभी हथियार के पक्ष में नहीं रहती है, लेकिन उस क्षेत्र में पहले हम शुरू में ये कह सकते हैं कि कोई दमन या ऐसा, अभी जो पिछले कुछ वर्षों में कारण था वो भय था, डर था कि परिवार से एक व्यक्ति को उसमें सम्मिलित होना है, यदि नहीं तो कहाँ जाएं, कौन है हमारा, कौन रक्षा करेगा, एक ऐसी परिस्थिति जनरेट होती थी। पर आज सचमुच ये जो बीजापुर से पायलट प्रोजेक्ट आरंभ हुआ, नियत नीलानार, पिछले कुछ वर्षों में अच्छी योजनाएं काम कर रही हैं। नियत नीलानार योजना शुरू हुई, ऐसी ही एक योजना मुझे ध्यान में आता है गढ़चिरौली में हुई थी, दादा लोरा की खिड़की। तो जब हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं ना, वो भी हमको ताक रहे होते हैं। मूढ़ा पार्क करके एक एरिया है नारायणपुर में, वहाँ मैं आज से करीब 8-10 साल पूर्व जब गई थी तो बच्चों की संख्या 3-4 भी नहीं थी, खंडहर सा स्कूल था वो। अभी जब मैं गई तो वहाँ बच्चों की संख्या 85 थी। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों में अवेयरनेस लेके आती है, जो अंदर से आत्मविश्वासी बनाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कि जो चेक पोस्ट है, सुरक्षा बलों की छावनी है, वो जितनी दूर तक जाती है, हम केवल ये मान के चलते हैं कि सुरक्षा बल है मतलब केवल गन बेस्ड सुरक्षा के लिए है, नहीं। वहाँ पे उनके होने से सांस्कृतिक प्रोग्रेस भी होती है, क्योंकि वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह भी कई चीज़ों को वहाँ पे लेके आते हैं। कई सारे कम्युनिटी पोलिसिंग के काम भी होते हैं। ये सब रामबाण औषधि है वहाँ के लिए। वहाँ के बच्चे नई चीज़ों को जान पाते हैं, क्योंकि नए नए वहाँ पे मतलब प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में कैंप लगा के बताया जाता है। तो अब एक समय में र्यूमर्स ये फैलाया जाता था कि हमको केवल सुरक्षा बलों से प्रॉब्लम है, आप लोगों से नहीं। तो यदि हमसे प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा विकास भी क्यों नहीं किया? ये प्रश्न वहाँ के युवा आज के समय में उठाने लगे हैं। और सुरक्षा बल जहाँ तक पहुँचते हैं, उनके कैंप जहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ से 20 किलोमीटर के परास से नक्सली दूर हो जाते हैं। इसीलिए वो कैंप का विरोध करते हैं, क्योंकि हमको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि सुरक्षा बल जवान भी किसी घर के बेटे हैं और उनकी तनख्वाह कोई बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं होती है। वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल के यदि वहाँ गए हैं, उनको भी एक जिसको बोलते हैं मानव प्रबंधन तकनीक, मानव से मानव का संबंध, आज वहाँ ये लोग आपस में म्यूचुअली आ चुके हैं। एक और बहुत अच्छी घटना पिछले वर्ष बेचाघाट की घटना छोटे बेटिया में जो हुई थी, 29 माओवादी, मुझे लगता है शायद यही समय रहा होगा जब 29 माओवादी मारे गए थे। उस समय पे मेरा कुछ सुरक्षा बल जवानों से बातचीत और समझ में आया था जो एनकाउंटर में भी थे। तो उनसे जब चर्चा हुई तो यहाँ पे तो लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर लोग तुरंत प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। एक एनकाउंटर या एक काउंटर एनकाउंटर की जो प्रक्रिया होती है वो ग्राउंड पे होती है और दूसरा वाद प्रतिवाद यहाँ शुरू हो जाता है चैनलों में। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है और आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, जिन सुरक्षा बल जवानों ने बैटलफील्ड में इतना सशक्त ऑपरेशन किया था और सामने खड़े माओवादियों से जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, अगले दिन जाके उसी माओवादी के घर में उसकी माँ से पूछते हैं, माँ सब कुछ तो है ना, सब कुछ है ना, खाना है ना, ये है ना, वो है ना, उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे हैं हमारे सुरक्षा बल। ये इनका चरित्र और चित्र पता नहीं क्यों दुनिया के सामने नहीं आ पाता है, इतना मर्मस्पर्शी होता है। मैम, कांग्रेस बीजेपी कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, वर्तमान में बीजेपी है, इससे पहले कांग्रेस थी। किस सरकार में, किस शासनकाल में आपको लगा कि माओवादियों के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई हुई? स्वाभाविक है, पिछले 1.5 वर्षों में जो कार्यवाही हुई है इसके पूर्व तो हमने नहीं देखी थी। एक और चीज़ मैं बोलती हूँ, आत्मसमर्पित लगातार ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं। कैप्चर्ड या सरेंडर्ड माओवादियों की संख्या, उसमें भी सरेंडर्ड माओवादी की संख्या ज़्यादा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बहुत से लोग अपने घर वापस मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं। एक लास्ट सवाल है मैम, क्या लगता है आपको जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन दिया है उसके तहत माओवादियों का खात्मा हो पाएगा?
देखिए, जो पहल उन्होंने की है निश्चित ही बहुत अच्छी है। बहुत एक कटिबद्धता के साथ सरकार काम कर रही है। प्रत्येक सरकार आती है तो यही रहता है कि पहले समस्या का उन्मूलन हो, फिर विकास की बात की जाए। तो इस सरकार ने भी वो किया है, अच्छा कर रहे हैं। और एकदम मुझे लगता है जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, कुछ सतर्कता का यदि ध्यान रखा जाए तो हम भी वापस से अपने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के रूप में देख सकेंगे, जो प्रचुर प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है और विशुद्ध जनजातीय संस्कृति का क्षेत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे इस शो में हमें समय देने के लिए। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।